वेलकम टू स्टूडेंट पांडा क्लासेस। माई सेल्फ अनुपमा। और आज हम लोग केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन के बारे में आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, ये जो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, जो क्या बताता है, हमारे आसपास के जितने भी सारे चेंजेस होते हैं जिनको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और वो सबको हम किस तरीके से वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम जो रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है आपका डिकम्पोजिशन का टाइप। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कोई भी कंपाउंड जब क्या करता है, जब उसको हीट देते हैं या फिर वो लाइट के प्रेजेंस में आता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में आता है, तो वहाँ पे वो डिकम्पोज होता है, मतलब खुद को ब्रेक करके टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, जिसको हमने क्या पढ़ा था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और आज हम पढ़ेंगे वही डिकम्पोजिशन के रिएक्शन के जो टाइप है, जिसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जिसकी वजह से हम क्या लिखेंगे कि कैसे लाइट एनर्जी क्या कर सकता है कि हमारे जो केमिकल रिएक्शन में, मतलब डिकम्पोजिशन करने में केमिकल सब्सटेंस को वहाँ पे हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे कि एक विंडो है जहाँ से आपको दिख रहा है सनलाइट बाहर आ रहा है, और आप देख सकते हैं जो प्लेट है, वो प्लेट के ऊपर आपका क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड का एक कंपाउंड यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब ये आपका विंडो, सनलाइट आ रहा है और नीचे प्लेट में क्या है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब कुछ टाइम तक वो सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर सनलाइट यहाँ पे पड़ेगा, जैसे कि हम चैप्टर का नाम ही पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन का नाम ही है हमारा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू लाइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो सिल्वर ब्रोमाइड पहले व्हाइट कलर का था, जब बहुत लॉन्ग टाइम तक उसमें सनलाइट पड़ा, मतलब सनलाइट वहां पे गिरता गया, तो वहां पे कुछ केमिकल चेंजेस हुए, जिसकी वजह से अभी उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, यहाँ पे ब्लैक हो गया। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे उसका स्टेट चेंज होगा, कलर चेंज होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करेगा। तो उसमें से हमने यहाँ पे क्या देखा कि सिल्वर ब्रोमाइड जो पहले यहाँ पे व्हाइट कलर का था, अभी उसमें क्या हो गया, वो चेंज होके ब्लैक कलर का हो गया। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन हुई जिसकी वजह से इसके कलर में चेंजेस आ गए। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो सिल्वर ब्रोमाइड, जैसे कि आपका ये फॉर्मूला यहाँ पे आ गया कि सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ पे कंपाउंड है, तो जहाँ पे सनलाइट पड़ा, दैट मीन्स जब लॉन्ग टाइम तक उसमें सनलाइट वहाँ पे पड़ा, तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ, कुछ केमिकल चेंजेस हुआ, जिसके वजह से ये जो सिंगल कंपाउंड आपके रिएक्टेंट की तरफ प्रेजेंट था, वो खुद को ब्रेक करके इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अभी ये सिल्वर एंड ब्रोमीन में। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जहाँ भी एक सिंगल रिएक्टेंट यहाँ पे है, वो खुद को यहाँ पे डिकम्पोज कर रहा है, मतलब खुद को ब्रेक कर रहा है, ताकि वो टू और मोर सब्सटेंस प्रोडक्ट की तरफ फॉर्मेशन कर सकता है, जो आपका किसका रिएक्शन आ जाएगा, यहाँ पे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का। तो ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr, जो कौन से फॉर्म में था, पहले हमने पढ़ा है व्हाइट कलर के फॉर्म में था, जिसकी वजह से लिख सकते हैं कि जब वो सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के कांटेक्ट में आया और खुद को ब्रेक डाउन करके वो क्या बना, सिल्वर, Ag सिल्वर में कन्वर्ट हो गया, और उसके साथ आपका क्या मिला, ब्रोमीन, जो कौन से फॉर्म में निकल के यहाँ पे गैसियस के फॉर्म में। तो ये जो आपका एक रिएक्शन जहाँ पे हम देखेंगे कि द व्हाइट सब्सटेंस और व्हाइट सॉलिड मास ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब खुद को वो डिकम्पोज कर रहा है, और एक बार ब्लैक सॉलिड मास ऑफ सिल्वर और वहां से ब्रोमीन गैस जो वहां पे निकल जाएंगे, वो क्या है आपका एग्जांपल फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का। और वैसे ही हम देखेंगे उसको बैलेंसिंग करना, बिकॉज अभी तक सारे इक्वेशन को हम बैलेंसिंग करते आते हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे जो बैलेंसिंग पे हम जब आएंगे, तो वहां पे क्या हुआ कि जैसे कि हमने पढ़ा कि सिल्वर ब्रोमाइड आपका रिएक्शन यहाँ पे रेडी था कि सिल्वर ब्रोमाइड, तो अभी सिल्वर ब्रोमाइड जो यहाँ पे रेडी है, ओके तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे कि आपका सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr। जब वो क्या किया, हमने देखा कि जब सनलाइट के कांटेक्ट में अभी आया, तो वो क्या हुआ, यहाँ पे खुद को डिकम्पोज करके वो बन गया किसमें, Ag एंड Br2। जैसे कि हमने पढ़ा सॉलिड मास ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड खुद को डिकम्पोज करके सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो गया। और जैसे कि अगर बैलेंसिंग करना होता है, हम क्या करते हैं, हमेशा वो बैलेंस को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जो टेबल में हमने अभी तक क्या किया है कि पहले जो लेफ्ट वाले पार्ट में हम उसके एलिमेंट लिखते हैं, फिर आपके उसके वाले पार्ट में उसके रिएक्टेंट की तरफ कितने नंबर्स ऑफ एटम होते लिखते हैं, और राइट हैंड साइड पे कितना एटम होते हैं हम लिखेंगे।
तो यहाँ पे आपका कौन सा एलिमेंट रेडी है, एक है सिल्वर, दूसरा क्या है आपका ब्रोमीन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि Ag एंड दूसरा वाला एलिमेंट आपका क्या है यहाँ पे Br, मतलब ब्रोमीन है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि कितने नंबर्स ऑफ सिल्वर एटम और कितने नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम होते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब रिएक्टेंट साइड पे हमें लिखना पड़ेगा। तो आपको ये जो सिल्वर ब्रोमाइड कंपाउंड यहाँ पे दिख रहा है, वहां से हम क्या बता सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे सिल्वर प्रेजेंट है आपका एक 1 एटम का, और ब्रोमीन भी कितना प्रेजेंट है आपका यहाँ पे 1 एटम का। और वही जब हम दूसरी तरफ आते हैं प्रोडक्ट की तरफ, तो वहां पे क्या है कि सिल्वर जो है वो कितने नंबर का है यहाँ पे 1 एटम का, लेकिन ब्रोमीन यहाँ पे कितना हो गया आपका 2 एटम का। दैट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिल्वर तो दोनों तरफ बैलेंस है, बट जो ब्रोमीन है वो वहाँ पे इम्बैलेंस के फॉर्म में है। मतलब ब्रोमीन यहाँ पे प्रोडक्ट साइड 2 एटम्स का है, वो रिएक्टेंट की साइड कितने एटम का होता है 1 एटम का। तुम्हें पता है अगर मुझे यहाँ पे ब्रोमीन को 2 करना है तो मुझे यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हुआ अभी 2AgBr। तो यहाँ पे जब मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया सिल्वर के आगे, तो वहां पे क्या हो गया कि सिल्वर भी चेंज होके 2 हो गया और उसके साथ ब्रोमीन भी 2 हो गया। मतलब अभी आपका ब्रोमीन बैलेंस हो गया, बट यहाँ पे सिल्वर इनबैलेंस है। तो यहाँ पे वापस से वो सिल्वर को 2 करने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आगे एक 2 मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 2 मल्टीप्लाई करने से देखिए आपका क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन रेडी हो गया, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि when 2 molecules of silver bromide undergo decomposition in the presence of sunlight की वजह से वो डिकम्पोज हो गया, तो आपको क्या मिला वहां पे 2 molecules of silver और यहाँ पे क्या मिला 1 molecule of bromine। तो देखिए ये आपका इक्वेशन यहाँ पे आ गया कि जहाँ पे हम लिखेंगे जो सिल्वर ब्रोमाइड था यहाँ पे डिकम्पोज होकर जब Ag और ब्रोमीन में कन्वर्ट हुआ, अगर बैलेंसिंग करेंगे तो हमने क्या पढ़ा है वहां पे 2 molecules of silver bromide डिकम्पोज होके 2 molecules of silver और 1 एटम ऑफ और 1 molecule of bromine में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह का जैसे कि यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज हो रहा है, वैसे हम देखेंगे और एक केमिकल कंपाउंड जो कि है आपका AgCl, जिसको नाम हम लिख सकते हैं सिल्वर क्लोराइड। तो वो भी उसी प्रकार से क्या होगा कि जब सनलाइट के प्रेजेंस में वही सिल्वर क्लोराइड भी अगर डिकम्पोज होता है तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सिल्वर मॉलिक्यूल, यहाँ पे सिल्वर का एटम मिलेंगे और उसके साथ आपका क्या निकलेगा यहाँ पे क्लोरीन गैस। जैसे कि ऊपर वाले में सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजेस टू फॉर्म सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस, वैसे यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड भी जो होता है वो भी खुद को डिकम्पोज करके यहाँ पे सिल्वर और क्लोरीन गैस में यहाँ पे कन्वर्ट होगा। तो ये जो हमने 2 एग्जाम्पल देखे, जैसे कि एक सिल्वर ब्रोमाइड का और एक था सिल्वर क्लोराइड का, तो ये एग्जाम्पल बताने का आपका जरिया इसलिए हमने बताया है ताकि आपको पता चले कि जो हमारे आसपास में ऐसा नहीं है कि सनलाइट सिर्फ प्लांट में फोटोसिंथेसिस करने के लिए या फिर बाकी सारे नेचुरल प्रोसेस के लिए हेल्प करता है। सनलाइट हमारे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के प्रोसीडिंग के लिए भी हेल्प करेगा, जो आपका यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है। और जो टाइप के केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन ड्यू टू लाइट इज जनरली कॉल्ड द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, या फिर हम बोल सकते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑल्सो, क्योंकि हम देखेंगे कि फोटो का मतलब अभी तक हमने पढ़ा है जो होता है लाइट, और वो डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है कि जब वो लाइट एनर्जी कोई भी केमिकल कंपाउंड के सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है, वो उसको ब्रेक करके यहाँ पे 2 अलग अलग सब्सटेंस में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो ये तो आपका केमिकल रिएक्शन में कैसे होता है हमने पढ़ा कि हाँ लाइट के वजह से वो डिकम्पोज हो गया। बट आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे कि आप देखोगे जब आप कोई फोटो खींचने जाते हैं या फिर उसका फोटो जब खींचते हैं तो उसका क्या आता है, पुराने जितने भी कैमरास होंगे आपको पता होगा कि जब हम कोई फोटो खींचते हैं उसका एक कॉपी निकल के आता है। पर आपने हमेशा देखा होगा वो जो कॉपी को क्या करता है फोटोग्राफर, हमेशा डार्क रूम में लेके जाएगा और एक केमिकल सॉल्यूशन में उसको धोता है, जिसकी वजह से आपका फोटो का एक कॉपी निकल के आता है, मतलब उसका जैसे कि प्रॉपर पिक्चर निकल के आएगा। तो ये जो आपको यहाँ पे फोटो दिख रहा है कि जहाँ पे लिख सकते हैं कि
Even both the reactions are used in black and white photography during the process of developing. मतलब ये जो लाइट एनर्जी है, ये बस नहीं कि हमने जो पढ़ा कि सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड के डिकम्पोजिशन में वहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, उसके साथ साथ क्या होगा, ये जो आपका फोटोग्राफिक फिल्म मतलब जो पहले वाले जमाने में जो कैमरास होते थे, वहाँ पे जो उसकी जो फोटोज है, जो उसका रील निकलता था, जिसको हम क्या करते धोते हैं और वहाँ से अच्छा वाला फोटो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकल के आता था, तो वो भी आपका क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन की है, जो लाइट के वजह से वहाँ पे क्या करता था, वो फोटोकॉपी का डेवलप होके हम वो फोटो निकाल के लेके आ पाते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा, अभी वही चीज को एक केमिकल एक्टिविटी की वजह से हम देखेंगे कि कैसे वहाँ पे पॉसिबल हो पा रहा है। तो देखिए देखिए जैसे कि हमने पढ़ा फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, वहाँ पे फोटो की वजह से काम हो गया, कैसे यूज हो गया हम पढ़ेंगे। तो वैसे ही और एक टाइप का जो रिएक्शन देखेंगे, जो हमने पढ़ा था कि डिकम्पोजिशन जो होगा, वो हमारे 3 एजेंट की वजह से होता है। एक होता है आपका हीट, एक होता है आपका लाइट और दूसरा हमने क्या पढ़ा था उसके बाद वाला इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने फोटो के वहाँ पे लाइट कैसे इस्तेमाल होते हैं अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि जो तीसरा वाला जो एक मेथड है डिकम्पोजिशन का, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस और बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, वो क्या है और वो किस तरह से वहाँ पे हेल्प करता है। तो आपको नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रो लिखा है, इलेक्ट्रो का जनरली मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम अलग अलग केमिकल रिएक्शन करने के लिए वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको समझने के लिए हम अभी एक्टिविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्टिविटी के लिए मैंने कुछ कुछ एपैरेटस यहाँ पे लिया है। तो क्या क्या एपैरेटस लिए है देखेंगे। तो पहले यहाँ पे बिकर है, आपको दिख रहा है यहाँ पे बिकर है। फिर उसके बाद एक प्लास्टिक का मग लिया है हमने, ठीक है, यहाँ पे प्लास्टिक का मग है और प्लास्टिक के मग के वहाँ पे देखोगे हमने यहाँ पे 2 ट्यूब ऐसे लगाए हैं और 2 ट्यूब जो लिखे यहाँ क्या क्या हुआ है, नीचे से एक रबर स्टॉपर, जैसे कि हम चीजों के ऊपर ढक्कन लगाते हैं वैसे क्या है, ये ट्यूब को यहाँ पे दोनों नीचे तरफ से हमने क्या किया है, रबर स्टॉपर से हमने उसको बंद करके रख दिया है। फिर हम क्या देखेंगे कि जो रबर स्टॉपर वहां पे हमने लग दिया है, उसके बाद क्या होगा कि हम बाद में क्या करेंगे उसको, जैसे कि 2 ट्यूब हमने रखा था ना टेस्ट ट्यूब, तो माने कि प्लास्टिक में रेडी है, वहां पे 2 टेस्ट ट्यूब रेडी है और दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर से हमने क्या कर दिया, उसको रबर स्टॉपर से उसको ढक के रख दिया है। अभी हम क्या करेंगे, वो दोनों रबर स्टॉपर को क्या होगा, जैसे कि 2 इलेक्ट्रोड माने कि हम क्या किए, यहाँ पे दोनों रबर स्टॉपर को वायर की मदद से हम किससे कनेक्टेड कर रहे हैं, वहां पे बैटरी से कनेक्टेड कर रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि एक जो टर्मिनल होगा, मतलब जो यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब में से हम देखेंगे, एक टेस्ट ट्यूब को आपको बैटरी के पॉजिटिव तरफ उसको ज्वाइन करना पड़ेगा और एक को नेगेटिव की तरफ ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, ऐसा एक इलेक्ट्रोड आएगा। अगर ये आपको याद नहीं है तो बोल देती हूँ कि हमारे जो जितने भी इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, हम सबको पता है कि हर एक इलेक्ट्रिक सेल के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव पार्ट और एक क्या होता है आपका नेगेटिव पार्ट। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो वाला ट्यूब जो क्या करता है, जो हमारे पॉजिटिव साइड से, बैटरी के पॉजिटिव साइड से आपका कनेक्ट होगा, उसको जनरली हम क्या बोलते हैं, आपका एनोड। और जो वाला पार्ट उसके नेगेटिव पार्ट से कनेक्टेड होता है, उसको जनरली हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कैथोड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये जो दोनों वायर जो टेस्ट ट्यूब हमने क्या किया, बैटरी से हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया, तो क्या हुआ, उसमें एक इलेक्ट्रोड बना है, नाम क्या है, जो हमने पढ़ा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा तो जिसको हम बोलेंगे कैथोड, और एक जो होता है आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको क्या बोलेंगे, हमारा एनोड। अभी देखो जैसे कि हमारा कैथोड रेडी है, फिर उसके बाद वहां पे पॉजिटिव वाला एनोड रेडी हो गया। उसके बाद हम देखेंगे हम क्या करेंगे, ये जो दोनों वायर को जब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी के दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड कर दिए, उसके बाद हमने क्या किया कि वो जो एक टेस्ट ट्यूब जो हम यहाँ पे रखे थे प्लास्टिक मग के अंदर, हमने क्या कर दिया उसको पानी पूरा, देख सकते हैं उसके 75% लेवल को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे उसको पानी से यहाँ पे भर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद पानी भर देने के बाद हम क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, जैसे कि यहाँ पे एक सॉल्यूशन रेडी है आपके पास, तो अभी क्या करेंगे, तो यहाँ पे अभी सॉल्यूशन यहाँ पे रेडी है, बट अभी भी अगर देखा जाएगा आपका यहाँ पे
हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि जो डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस होते हैं और वापस से हमें वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कैथोड एनोड हमने पहले से रेडी कर दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हैं जो एक येलो वाला पार्ट यहाँ पे है, जो क्या है रेड वाला पार्ट, जिसको क्या बोलेंगे, स्विच, जो कंट्रोल करे कि हाँ कितना इलेक्ट्रिसिटी जा सकता है, कब इलेक्ट्रिसिटी जा सकता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 2 टेस्ट ट्यूब है, आप देख सकते हैं ये दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर के 2 अलग-अलग सब्सटेंस अंदर उसके रखा गया है, जिसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेफाइट रॉड, अदरवाइज हम बोल सकते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं आपका, इलेक्ट्रोड। आपने पहले से ही क्लास में पढ़ा है, इलेक्ट्रोड का मतलब होता है दिस इज द कंडक्टिंग रॉड व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होता है उसमें डायरेक्टली कभी हम वायर की मदद से वहां पे इलेक्ट्रिक करंट दे नहीं सकते, बिकॉज हमें पता है कि जो वाटर होता है दैट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए हम क्या देखेंगे, वहां पे जो केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हम हमेशा 2 ऐसे रॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होके जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे आपका, इलेक्ट्रोड। तो हमने क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब थे, वहां पे ऑलरेडी पानी भरा हुआ था। अभी हमने क्या कर दिया, उसके अंदर 2 ग्रेफाइट के रॉड डाले, जिसको हम क्या बोलेंगे, आपके इलेक्ट्रोड हो गया। अभी उसके बाद जब इलेक्ट्रोड यहाँ पे बन के रेडी हो गया, फिर हम क्या करेंगे, अभी अभी देखिए वहां पे दूसरे, वहां पे बीकर में केमिकल था, हमने पहले से ही पढ़ा था, तो वही केमिकल के अंदर अभी क्या होगा आपका, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मग के अंदर पानी है, पानी में हमने 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोड रखा है, और दोनों इलेक्ट्रोड क्या है, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है बाय द हेल्प ऑफ वायर। और जो सारे स्ट्रक्चर अभी क्या है, स्विच की वजह से भी कनेक्टेड हो गया। अभी देखो हम क्या करेंगे कि जो दूसरे वाले पिकर में हमने यहाँ पे क्या रखा था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अभी क्या करेंगे कि एक ड्रॉपर की मदद से वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम उठाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप वाइज मैनर में वो केमिकल सब्सटेंस में हम उसको डालते रहेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो पानी था, वो पानी में अभी क्या हो गया, हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे डाल दिया। दैट मीन्स पानी और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का अभी क्या हो गया, यहाँ पे एक मिक्सचर प्रिपेयर हो गया। तो अभी हम क्या देखेंगे, जब ये दोनों चीजें मिल गए, मतलब पानी यहाँ पे था और हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे डाल दिया, तो हम क्या करेंगे, अभी उसका स्विच ऑन करेंगे। तो यहाँ पे एक टर्म आ गया, आप देख सकते लिखा गया है कि एसिडिफाइड वाटर इज द वाटर मिक्स्ड विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। अभी क्वेश्चन आता है कि हम डालें क्यों, क्योंकि हमें पता है कि वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब वाटर अपने प्योर स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर नहीं सकता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू मेक इट ए गुड कंडक्टर, मतलब पानी को एक अच्छा कंडक्टर बनाने के लिए, बिकॉज वो प्योर स्टेट में अपना इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो वाटर है, वो वाटर के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ अमाउंट के डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देंगे। और जिसको हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं आपका एसिडिफाइड वाटर। ठीक है, और वही एसिडिफाइड वाटर क्या होगा, अभी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो देखिए अभी क्या होगा कि जब वहां पे हम अभी स्विच ऑन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि एसिडिफाइड वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आयन, बिकॉज हमारा प्योर वाटर जो है वो एक बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, अभी वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा और उसमें अभी क्या फॉर्मेशन होगा, आयन फॉर्मेशन होते। चलिए देखते हैं कैसे होगा अभी। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे, जब यहाँ पे मैंने स्विच ऑन कर दिया, तो स्विच ऑन करने की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड से, देख अब वापस से बता देती हूँ, जब हमने यहाँ पे स्विच ऑन किया तो क्या हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए दोनों इलेक्ट्रोड से कुछ कुछ बबल्स, मतलब कुछ कुछ गैसेस यहाँ पे निकलते हैं, कुछ गैसेस यहाँ पे निकल के जा रहे हैं। तो उसमें से हम क्या देखेंगे कि जो एनोड से है, एनोड से आपको कौन सा गैस निकल रहा है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन गैस, और कैथोड से आपका क्या निकल रहा है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन कैसे हुआ हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पे जो एनोड से ऑक्सीजन गैस निकला और कैथोड से आपका हाइड्रोजन गैस, वो रिएक्शन कैसे होता है, हम बोल सकते हैं कि जो वाटर है, जो क्या है लिक्विड फॉर्म में है, जिसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया गया है, जब देखेंगे, जब उसको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम पास करते हैं, मतलब ये स्विच को ऑन करेंगे और यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होगा, तो देख सकते हैं कि जो वाटर में वो केमिकल डिकम्पोजिशन होके वो वाटर खुद को ब्रेक क्या बन रहा है,
एनोड में कुछ नंबर ऑफ गैसेस और कैथोड में कुछ नंबर ऑफ गैसेस यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे पास हुआ तो वो खुद को डिकम्पोज करके वहाँ से क्या निकलता है, दो डिफरेंट गैसेस में कन्वर्ट होगा, जो क्या है आपका एक हाइड्रोजन गैस और एक क्या निकल जाएगा आपका ऑक्सीजन गैस। और कैथोड और एनोड में आपको क्या मिलेगा, वही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस भी मिलने वाले हैं। जो आपका किसका एग्जाम्पल है हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, बट इसको एक सिंगल वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं आपका इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये वाला इक्वेशन तो हमने पहले से बैलेंस किया है, तो वापस से उसको करके देख लेते हैं कैसे बैलेंस होगा। तो पता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है दैट मीन्स H2O, जब वो क्या करेगा, हमने पढ़ा कि जब वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा, तो डिकम्पोजिशन की वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से आपका निकला हाइड्रोजन गैस और उसके साथ आपका क्या निकला यहाँ पे ऑक्सीजन गैस। जैसे कि हम बैलेंस करने के लिए एक टेबल का इस्तेमाल करते हैं, तो चलिए वैसे ही टेबल से हम उसका बैलेंसिंग करेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि रिएक्टेंट के तरफ या प्रोडक्ट के तरफ आपको ऐसे दो दो एलिमेंट मिलेंगे, कौन सा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। और अगर हम रिएक्टेंट साइड की बात करेंगे लाइक लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट साइड की बात करेंगे जो क्या है आपका RHS, तो हम क्या देखेंगे कि रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन कितना है आपका 2, ऑक्सीजन कितना है 1। और अगर प्रोडक्ट साइड की बात करेंगे तो प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है आपका 2 है। दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन तो बैलेंस फॉर्म में है बट ऑक्सीजन तो आपका बैलेंस फॉर्म में नहीं है। तो इसीलिए जब मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, मतलब ऑक्सीजन को 2 करना है, तो मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूंगी, इधर मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिसकी वजह से क्या हुआ, जब मैंने रिएक्टेंट पे ऑक्सीजन की तरफ 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे तो हम ऐड नहीं कर सकते, हम कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे उसको, स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, अभी हाइड्रोजन अभी क्या बन गया 4 और ऑक्सीजन क्या हो गया आपका 2। तो अभी देख सकते हैं कि ऑक्सीजन बैलेंस हो गया बट अभी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है और मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन को 4 कन्वर्ट करना है, तो मैं अभी क्या करूंगी, इधर 2 मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो आपका क्या हो गया, अभी इक्वेशन बैलेंस है। तो बोल सकते हैं कि when two molecules of water undergo डिकम्पोजिशन बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या कर रहा है, खुद को ब्रेक करके यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो गया, जो आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन रेडी है। तो अभी देखिए वही इक्वेशन देखेंगे कि जो वाटर जब लिक्विड फॉर्म में था, जिसके अंदर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, जब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो वो क्या करता है, वहां से हाइड्रोजन गैस, कितने मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस हमने पढ़ा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, और उसके साथ क्या करेगा आपका 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, जो आपका किसका एग्जाम्पल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन का। तो वैसे हम देख सकते हैं, तो डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इज कैन आल्सो बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे दो टर्म है, इलेक्ट्रो का जनरली मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा अभी इलेक्ट्रिक सिटीज, और लिसिस का मतलब क्या होता है, हम लिखेंगे यहाँ पे स्प्लिटिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो वाटर हमने कंपाउंड लिया था, हमने कंपाउंड लिया वाटर, वो खुद को वो यहाँ पे डिकम्पोज क्या बन रहा है कि एनोड में आपका ऑक्सीजन गैस निकल रहा है और कैथोड से आपका हाइड्रोजन गैस। तो ये एक कंपाउंड जो खुद को डिकम्पोज करके, मतलब खुद को स्प्लिट करके दो अलग अलग कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, दो अलग अलग एटम और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, सो वो रिएक्शन के हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये जो हमने पढ़ा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन है, ये हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं या फिर ये रिएक्शन की जरूरत क्या है हमें। तो क्या लिखा गया है कि ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक सोडियम, एल्यूमिनियम एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दैट मीन्स जितने भी हमारे जो माइंस है, जो हम मेटल्स लेके आते हैं या फिर जो ओर होता है मिनरल्स के, वो बहुत ही इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, मतलब उसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट बोल सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल, आयरन के पार्टिकल, अलग अलग बहुत सारे सब्सटेंस के साथ मिलके होते हैं, जिसको हमें साफ करना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना पड़ेगा बिफोर ऑब्टेनिंग द प्योर मेटल। तो वहाँ पे बहुत सारे जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल से, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मिनरल से जब हम प्योर फॉर्म ऑब्टेन करते हैं, और उसके लिए जो पर्टिकुलर मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये आपका जैसे लिखा गया है कि सोडियम, एल्यूमिनियम मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको पता होगा, जैसे कि मानो कोई अगर जैसे ग्रिल आप घर पे देख सकते हैं, आपके जो दीवारें मतलब आपके जो घर के दरवाजे होते हैं वो आप देखिए कभी जंग हो जाता है, पानी के कांटेक्ट में आने से उसमें रस्ट होने स्टार्ट होते हैं, तो हम क्या करते हैं वहां पे पेंटिंग कर देते हैं ना, ताकि पेंटिंग करने से वो क्या होगा, इतना जल्दी रस्ट नहीं होगा, इतना जल्दी खराब नहीं होगा। तो वही अगर देखेंगे वो ही अगर अगर हमारे अलग अलग बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, वहाँ मशीन में हम देखेंगे कि मानिए कि जो बड़े बड़े मशीन है वो पानी के कांटेक्ट में आने से या फिर केमिकल रिएक्शन के कांटेक्ट में आने से अगर वो रस्ट हो गए तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा खत्म वेस्ट हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ों का वेस्ट हो सकता है। तो वहाँ पे हम करेंगे क्या कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम क्या करते हैं, वही मेटल्स के ऊपर एक थिन लेयर का अलग मेटल का लेयर बनाएंगे बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से वो क्या होगा, रस्ट प्रूफ होगा। जैसे एग्जांपल मैं बोल देती हूँ, एक प्लेटिंग होता है आपका, बोलते हैं सिल्वर प्लेटिंग, या फिर बोल सकते हैं एक होते हैं गैल्वेनाइजेशन, जो आपने पढ़ा है कि जो गैल्वेनाइजेशन का मतलब है जब मेटल्स के ऊपर क्या करते हैं हम जिंक का एक थिन लेयर बनाएंगे बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। अदरवाइज सिल्वर प्लेटिंग का मतलब क्या है कि सपोज मानिए एक स्पून है मेरे हाथ में और इस स्पून को मुझे रस्ट प्रूफ बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, हाथ से तो मैं उसका सिल्वर लेयर नहीं कर सकते बिकॉज ये पॉसिबल नहीं होगा। तो जहां पे हम देखेंगे एक बोल सकते हैं एक नॉन सुपेरियर और नॉन एक्टिव मेटल के ऊपर मैं क्या करती हूँ, एक एक्टिव मेटल या फिर बोल सकते हैं एक जो हाईली एक्टिव मेटल है जो बहुत इजीली केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके ऊपर एक नॉन रिएक्टिव मेटल का एक लेयर बनाते हैं। मानिए ये आपका आयरन का एक स्पून है, तो मुझे क्या करना है, हमें पता है कि आयरन बहुत इजीली रस्ट हो जाएगा, बहुत जंग आ जाते हैं, तो जहाँ पे हम सिल्वर का एक लेयर उसके ऊपर लगाएंगे बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, जिसको बोलेंगे हम कौन सा, सिल्वर प्लेटिंग। और बिकॉज ये रिएक्शन में प्लेटिंग में वहाँ पे लेयरिंग पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, इसलिए हम क्या यहाँ पे टर्म यूज कर सकते हैं, आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि ये आपको समझ में आ गया, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे कि ये जो आपको केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कुछ मेटल्स होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होता है, कुछ मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होता है। अब तो क्वेश्चन आएगा कि हमारे तो आसपास 118 एलिमेंट का चार्ट है जो हम पीरियड टेबल चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहां पे क्वेश्चन आता है कि इतने सारे अगर मेटल्स है, इतने सारे नॉन मेटल्स है, तो हम कैसे याद रखेंगे कौन सा वाला मेटल सबसे हाईली एक्टिव है, कौन सा रिएक्टिव होता है। तो वही जो मेटल्स के एक्टिविटी को कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, उसको याद रखने के लिए क्या है, हम एक पर्टिकुलर टेबल जिसको हम पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या लिखा गया, आपका लिखा गया है वहां पे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। जैसे कि नाम ही पता चला रिएक्टिविटी सीरीज मतलब क्या है कि जैसे कि आपका मन कि बहुत सारे मेटल्स आपके पास है और आपको वहां पे ये पता लगाना है कि कौन ये सब में से, माने कि मेरे पास 10 अगर मेटल है तो मैं मुझे अगर पूछा जाएगा कि हाँ ये 10 मेटल में से कौन सा मेटल सबसे हाईली रिएक्टिव बताओ, तो कभी मेरे पास उतना चीजें नहीं होंगी कि मैं सबका केमिकल रिएक्शन करूंगी और वहां पे आपको बताऊं कि हाँ ये हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि रिएक्शन में बहुत फास्ट लेता है, वो बहुत एक लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, हमारे जितने भी मोस्ट कॉमनली यूज मेटल्स होते हैं जो इंडस्ट्री में, होम पर्पज में अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करते हैं, उसको एक छोटे से टेबल में अरेंज किया है। और वो छोटे से टेबल के जब हम उसको प्रॉपरली अरेंज करके रखेंगे या अरेंज कर याद रख जाएंगे, तो आपको बहुत इजी होगा जानने के लिए कि अगर आपके पास 10 अगर मेटल होते हैं तो वो 10 मेटल में से कौन सा वाला मेटल जो वहाँ पे बहुत ज्यादा रिएक्शन कर सकता है और कौन सा ऐसा मेटल होगा जो वहाँ पे लेस रिएक्शन करेगा। और बिकॉज यहाँ पे मेटल्स को उसके रिएक्शन के बेसिस पे अरेंज करते हैं, इसलिए आपका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमने उसको अरेंज किया है। तो देखिए आपका रिएक्टिविटी सीरीज कैसे क्या बता रहा है, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम एक एक के बाद आ रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी आपके मेटल्स यहाँ पे रखे हैं हम, वो सबको क्या किया हमने ऐसे वर्टिकल फॉर्म में अरेंज किया है। तो ये वर्टिकल फॉर्म में देख सकते हैं सबसे ऊपर क्या कौन सा एलिमेंट आपका है, पोटेशियम, और सबसे नीचे आपका कौन सा एक एलिमेंट आता है, यहाँ आपका गोल्ड, ऐसे दो एलिमेंट प्रेजेंट है। तो क्या बता रहे हैं हमारे रिएक्टिविटी सीरीज, सो रिएक्टिविटी सीरीज स्टेज दैट मीन्स बोलेंगे और मूविंग डाउन इन ए कॉलम, मतलब एलिमेंट को जो हमने वर्टिकल फॉर्म में अरेंज किया है, तो आपका रिएक्टिविटी ये बता रहा
है कि जब हम पोटेशियम से नीचे आते हैं, लाइक पोटेशियम से सोडियम पे, सोडियम से कैल्शियम, कैल्शियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम, ऐसे हम नीचे आएंगे। जितना हम नीचे आते जाएंगे केमिकल रिएक्टिविटी वो एलिमेंट्स का वहां पे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, मतलब इन दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट हम बोलेंगे कि जो पोटेशियम क्या है, ये आपका सबका सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, जो सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और जो गोल्ड है, ये जो गोल्ड आता है, ये क्या होता है आपका सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब क्या करेगा, ये सबसे कम रिएक्शन में पार्ट लेता है। तो इसलिए हम बोलेंगे इट इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। दैट मीन्स ऊपर पोटेशियम जो सबसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट माना जाता है, और जो गोल्ड है वो क्या है, सबका आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट हो बोल के माना जाता है। फिर हम देख लेंगे वही आ गया आपका कि जो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप हमने पढ़ा वो डिक्रीजेस होता है, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो वो रिएक्टिविटीज को कम होते होते जाएगा। जहां पर हमने क्या पढ़ा कि पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव, हमने पहले से बोल दिया है, और जो गोल्ड है वो क्या है आपका सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। अभी क्वेश्चन आता है ये मुझे जानना क्यों है, ये हम जानने से क्या फायदा होगा। तो देखिए जब हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं, या फिर अगर मानिए आप कोई मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं जो इम्प्योर फॉर्म से, तो हम अगर क्वेश्चन आएगा कि कौन सा मेटल का इस्तेमाल करने से हम किसको निकाल सकते हैं, या फिर माने कि आपके पास दो ऐसे मेटल्स आ गए हैं, तो आपको पता लगाना है कि ये दोनों में से मैं किसका इस्तेमाल अगर करूंगी तो मुझे वहां पे ज्यादा बेनिफिट होगा, ज्यादा अमाउंट के नंबर के सब्सटेंस मिलेंगे जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो वहाँ पे अलग अलग मेटल के यूजेस रिएक्टिविटी को पढ़ने के लिए हम हमेशा यहाँ पे याद रखेंगे। और आपके सिंपल चीज याद रखना पड़ेगा, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे कि हमने पढ़ा यहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ऑन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्टिविटी। वहां पर को ये याद रखना है कि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन को हम क्या रखते हैं, हमेशा एज ए बेस कंपेयर करते हैं। दैट मीन्स हाइड्रोजन को एज ए कंपेरेटिव यूनिट लेंगे। और आपको एक छोटा चीज क्या याद रखना है कि जो सारे एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर ऐसे प्रेजेंट है वो क्या है आपका हाईली रिएक्टिव है, मतलब बहुत इजीली वो क्या करेंगे केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे पार्टिसिपेशन यहाँ पे कर सकते हैं। और जो भी सारे एलिमेंट हाइड्रोजन के नीचे वहाँ पे प्रेजेंट है वो आपको किस में चले जाते हैं, आपके लेस रिएक्टिव एलिमेंट में, मतलब वो केमिकल रिएक्शन में बहुत इजीली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये आपका क्वेश्चन भी आता है कि विच एलिमेंट कंसिडर एज अ कंपैरेटिव यूनिट और द बेसिक यूनिट इन द रिएक्टिविटी सीरीज, तो आपको क्या बोलेंगे वो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब रिएक्टिव एलिमेंट्स वहाँ पे मिलेंगे। और जो हाइड्रोजन के नीचे है वो क्या वहाँ पे आपके लेस रिएक्टिव एलिमेंट में चले जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज तो हमने पढ़ा, तो उसका डेफिनेशन आपका क्या आ जाएगा। तो देखिए लिखा गया है कि द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी कॉल्ड एज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे पहले से पढ़ा है कि जहाँ पे एलिमेंट्स को ऐसे हम वर्टिकल फॉर्म में ऐसे अगर स्ट्रेट फॉर्म में अरेंज करते हैं, सो ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप, जब ऊपर से हम नीचे आएंगे उसका रिएक्टिविटी वहां पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसी के अरेंजमेंट को क्या पढ़ेंगे, जैसे कि आपका ये टॉपिक का नाम क्या है यहाँ पे, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो जैसे कि हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लिया, तो अभी हम देखेंगे वो जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो वहाँ पे हमारे किस तरह के केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे हेल्प कर सकता है। तो उसको समझने के लिए अभी हम एक और टाइप का रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम आपका क्या यहाँ पे क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे आप फिजिक्स का डिस्प्लेसमेंट को इसके साथ कंपेयर नहीं कीजिएगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जनरली मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, मतलब एक जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे हम देखेंगे कि मानो कि एक हमारे पास सब्सटेंस है, जब वो क्या करते हैं वो सब्सटेंस जब दूसरे कोई एलिमेंट या फिर किसके साथ कंबाइन जब हो जाता है तो कैसे वो अपना पोजीशन चेंज करता है। और वही हम बोल सकते हैं कि द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट और ऑफ अ कंपाउंड व्हेन इट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन के टाइम पे जब एक एलिमेंट अपना पोजीशन चेंज करके एक न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेगा तो वो रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए देखते हैं उसका फॉर्मेट क्या होगा। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम बोल सकते हैं कि मानिए आपके पास पहले एक कंपाउंड रेडी है ए बी वहां पे प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे उसके साथ हमने क्या किया, और एक जो दूसरा वाला एक एलिमेंट है जो क्या है मानो सी, हमने वहां पे अरेंज किया। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि ए बी यहाँ पे क्या है,
मिलके एक कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट है, और सी क्या है, अपना अकेला एक एलिमेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो कंपाउंड यहाँ पे जो मिलके एक साथ प्रेजेंट है, कैसे यहाँ पे वो खुद को ब्रेक करेंगे। मतलब जैसे कि माने कि ए बी, मतलब ऐसे दो एलिमेंट प्रेजेंट है ना आपके, ए और बी। तो अभी हम देखेंगे ये दोनों एलिमेंट कैसे जब सी के साथ कंबाइन होंगे, वहां पे अपना पोजिशन चेंज करके वो क्या बन गया आपका, ए एक अलग हो गया, और बाद में क्या हुआ, मतलब अब देखिए ए यहाँ पे अलग हो गया, ऐसा वाला कंपाउंड बन गया। तो अब दूसरी बात देखिए जो बी है वो क्या करेगा, बाद में ये सी के साथ कंबाइन होके आपका क्या कंपाउंड रेडी होगा, यहाँ पे सी बी और बी सी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ। तो देख सकते हैं यहाँ पे ए बी जो पहले एक जगह पे प्रेजेंट था, जब वो सी के साथ कंबाइन हो गया तो क्या हो गया कि ए बी का पोजिशन वहां पे चेंज हो गया, जिसकी वजह से ए वहां पे पहले अलग हो गया, और बी का पोजीशन चेंज होके जो बी पहले ए के साथ कंबाइंड फॉर्म में था, अभी क्या हो गया, वो किसके साथ कंबाइंड फॉर्म में आ गया, अभी आपका सी के साथ। और जहां पर हम देखेंगे द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट चेंजेस टू फॉर्म ए न्यू टाइप ऑफ कंपाउंड, वही चीज उसको क्या बोलेंगे हम, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखना पड़ेगा, जिसका एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। तो डेफिनेशन आपका क्या आ गया कि व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट remove another element having less reactivity from its compound, then the reaction are termed as displacement reaction। मतलब जब एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट के पोजीशन को चेंज करके वहां पे क्या होगा, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपना पोजीशन अगर बना देगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको थोड़ा वहां पे शायद कंफ्यूजन लग रहा हो कि लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव ये सब क्या है, तो देखो उसको समझने के लिए हम एक रिएक्शन यहाँ पे करेंगे। तो देखिए ये आपका जैसे कि एक्टिविटी आपके लिए, एक्टिविटी यहाँ के लिए वहाँ पे सारे एपरेटस आपके रेडी किए हैं, तो वहाँ पे क्या क्या सब्सटेंस लिए हम देखेंगे। तो ये जो एक्टिविटी के लिए पहले आप देखिएगा क्या है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो पेपर में ये जो वहाँ पे एक वहाँ पे प्लेट है, वहाँ पे उसके ऊपर हमने क्या रखा है, वहाँ पे सैंड के पेपर रखे हैं। और दूसरा जो आपके पास यहाँ पे एक प्लेट है जिसके ऊपर हमने क्या किया है, आयरन नेल, जो कांटे आपके होते हैं लोहे के, वो हमने रखा है। तो एक प्लेट में आपका है सैंड पेपर और दूसरे प्लेट में क्या है आपका आयरन नेल। फिर आप देखेंगे ये जो हमने दो टेस्ट ट्यूब यहाँ पे है, वो दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या है, जो दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या रखा है आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मतलब ये आपके सैंड पेपर से जिसके हमने क्या किया, आयरन नेल को पहले हमने रब कर दिया, वो भी प्रॉपर रस्ट प्रूफ हो गए। तो यहाँ पे आपने आयरन नेल रखा है, और दोनों आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर देख सकते हैं जो कलर क्या है कॉपर सल्फेट का, यहाँ पे है ब्लू कलर है, दोनों कॉपर सल्फेट ब्लू कलर के हैं। तो टेस्ट ट्यूब को बाय द हेल्प ऑफ द स्टैंड हमने दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर वहां पे कॉपर सल्फेट रखा है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो आयरन नेल से, देखिए यहाँ पे पहले आयरन नेल्स थे, अभी हमने क्या किया, वो आयरन नेल्स को अभी क्या कर दिया हमने, वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के यहाँ पे अंदर हमने डाला। तो मतलब आयरन नेल्स यहाँ पे था, और यहाँ पे हमने जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हम उसको डालेंगे, तो अब देखिएगा जब वहाँ पे डाल के हम रखेंगे उसको कुछ टाइम तक, जैसे कि लिखा गया यहाँ पे अगर 20 मिनट्स तक भी अगर उसको हम रखते हैं, तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे 20 मिनट से वहाँ पे रख दिया तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा। और वो केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या हम देख सकते हैं कि पहले जो कॉपर सल्फेट यहाँ पे ब्लू कलर का था, जब वहाँ पे आयरन नेल्स को हमने वहाँ पे 20 मिनट्स वहाँ पे रख दिया, अब क्या देखेंगे धीरे धीरे उसका कलर यहाँ पे कौन से कलर में बदल जाएगा, वहाँ पे आपका ग्रीन कलर में यहाँ पे बदल जाएगा। तो भी सवाल है ग्रीन कलर कैसे हुआ, ये तो ब्लू कलर में था। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो आयरन था, आयरन नेल जो आयरन एलिमेंट से बने हुए हैं, वो क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ वहाँ पे रिएक्शन करेगा, और वो रिएक्शन की वजह से एक न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से इसका जो ब्लू कलर था वो चेंज होकर इसमें कन्वर्ट हो गया आपके ग्रीन कलर में। तो वहां पे देखिए अभी आयरन नेल को जो हम निकाल देते, देखिए अब ग्रीन कलर चेंज हो गया ना। अभी जब वो आयरन नेल को हम निकालेंगे आप देखिए वो क्या है, जैसे कि वो रस्टिंग हो गया, मतलब उसका कलर पूरा क्या हो गया, यहाँ पे जनरली ब्राउन कलर का हो गया है। तो इसमें क्या क्या चेंजेस हुए अभी देखेंगे। तो उसको समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि तो यहाँ पे लिखेंगे जो कॉपर है, यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने पहले से लिया था, और जब उसके आयरन नेल हमने उसके साथ डाल दिया, आयरन नेल हमने डाल दिया, तो वहां पे आपका क्या हुआ, जैसे कि हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो वहां पे क्या हुआ कि जो कॉपर का पोजीशन किसमें किसके साथ चेंज हो गया, यहाँ पे आयरन के साथ चेंज हो गया, जिसकी वजह से कंपाउंड यहाँ पे क्या बना आपका
फेरस सल्फेट FeSO4 और आपका क्या बना यहाँ पे कॉपर। तो ये जो फेरस सल्फेट है ये जनरली आपका कौन सा कलर का होता है, ग्रीन कलर का, जो आपका ये सॉल्यूशन का कलर आ गया। और ये जो कॉपर है जो एक ब्राउन कलर का मेटल होता है जो क्या कर रहा है ऐसे, वो आयरन नेल के ऊपर एक कोटिंग बना के रख दिया है। तो ये जो रिएक्शन है जो आपका हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वही देखिए रिएक्शन आपका अभी क्या आएगा कि जो यहाँ पे ग्रीन कलर चेंज हुआ वो क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट था वो आयरन के साथ मिलके यहाँ पे फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से इसका कलर चेंज क्या हो गया आपका ग्रीन कलर। तो देखिए रिएक्शन आपका आ गया। तो कॉपर सल्फेट दैट इज एक्वस सॉल्यूशन जो वहां पे पहले से ब्लू कलर का प्रेजेंट था, जब उसके अंदर हमने आयरन नेल्स डाले, आयरन डाल दिए, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ और केमिकल रिएक्शन की वजह से आपका क्या बना यहाँ पे फेरस सल्फेट जो एक ग्रीन कलर का सॉल्यूशन था, और उसके साथ आपका क्या निकला यहाँ पे कॉपर जो सॉलिड के फॉर्म में यहाँ पे ऑब्टेन हुआ। तो ये जो रिएक्शन हम देखेंगे, अभी क्वेश्चन आता है कैसे पता चलेगा कौन सा वाला चीज कैसे आ सकता है। तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके दो मेटल थे, एक था कॉपर और एक था आयरन। तो हमने एक चीज पढ़ा था आपको याद है, एक रिएक्टिविटी सीरीज में या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कि हमेशा क्या होता है, ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज बीइंग डिस्प्लेस बाय ए मोर रिएक्टिव वन। जैसे कि मानिए अगर मानो आप खेल रहे हैं, तो खेलने में क्या होगा, दो लोग मानो लड़ाई कर रहे हैं, दो लोग वहां पे खेल रहे हैं, तो को पता होगा कि जो हाईली मतलब वो से जो पावरफुल होगा, जो मस्कुलर होगा, जो स्पोर्ट्स में ज्यादा एक्टिव होगा, वो क्या करेगा, हमेशा इतना अच्छे से खेलेगा कि वो क्या करेगा, दूसरे जो उससे कमजोर हो उसको निकाल के अपना पोजीशन बनाएगा या नहीं। वही हिसाब से हम बोल सकते हैं कि मानिए आपके पास यहाँ पे दो एलिमेंट है, एक क्या है कॉपर है और एक क्या है आयरन है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कॉपर और आयरन में से जो एलिमेंट आपका सबसे हाईली रिएक्टिव होगा, सबसे इजीली केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, वो क्या करेगा कि वो हाई रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो क्या करेगा, अपना ताकत दिखा के वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसका पोजीशन से निकाल देगा। तो अभी कैसे निकालेगा, किस कैसे हम पता चलेगा निकाल रहा है, तो उसको जानने के लिए हम किसका यूज करेंगे, अब ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे रिएक्शन है आपका कॉपर और आयरन जो मेटल्स है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, कॉपर का पोजीशन कहाँ पे है और आयरन का पोजीशन कहाँ पे दिख रहा है। मतलब बोलेंगे कि कॉपर का पोजीशन अभी क्या है, यहाँ पे लोअर है, ठीक है। तो कॉपर का पोजीशन यहाँ पे लोअर है और कॉपर का पोजीशन जैसे कि हमने पढ़ा यहाँ पे लोअर है, और आयरन का पोजीशन यहाँ पे क्या है, हायर कंडीशन में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जब ये देखिए जैसे कि ये एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है आपका आयरन, और लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या है कॉपर। और जैसे कि आपका डेफिनेशन क्या बता रहा है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव वन। दैट मीन्स अगर कहीं पे आयरन और कॉपर का रिएक्शन होगा, आयरन पावरफुल एलिमेंट और बोल सकते पावरफुल मेटल की वजह से वो क्या करेगा, कॉपर को उसके पोजीशन से निकाल देगा, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट है जो बहुत इजीली केमिकल रिएक्शन कर सकता है। तो उसने क्या किया, कॉपर को हटा के वहां पे अपना रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, जिसके वजह से हम क्या देखेंगे कि जो सल्फेट के साथ पहले कॉपर कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट था, मतलब सल्फेट के साथ जब भी कॉपर यहाँ पे प्रेजेंट था, अभी वो क्या है, बिकॉज वो लेस रिएक्टिव होता है किसी कंपेरिजन में, आयरन के कंपेरिजन में, तो उसने क्या किया कि कॉपर का पोजीशन वहां पे किसके साथ चेंज हो गया, अभी आपके रिएक्टिविटी अकॉर्डिंग आयरन के साथ चेंज होके वो कंपाउंड क्या बना आपका, फेरस सल्फेट और कॉपर। मतलब हम बोलेंगे कि जो ऊपर होता है वो ऊपर वाला एलिमेंट क्या करेगा, जो उससे लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसको अपनी जगह से हटाकर वहां से अपनी जगह से निकाल के क्या करेगा, खुद वहां पे कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा, और वही आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे हम देखेंगे कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट when displace or change the position of a less reactive element to for the formation of a compound, जो आपका क्या आता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या करते हैं, आपके जो अलग अलग केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए भी वहां पे हेल्प करेंगे। तो उसको समझने के लिए अभी हम और एक एग्जांपल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए अभी हम और एक एग्जांपल लेके समझ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा क्या। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि जिंक का सॉलिड यहाँ पे रेडी है,
तो अभी क्या हुआ, वो जब जिंक देखेंगे, जब क्या होगा, वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन होता है। तो चलिए यहाँ पे आंसर लिखने से पहले पहले उसका पोजीशन हम देख लेते हैं कहाँ पे क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जिंक, आपके पास दो मेटल रेडी है, एक है जिंक और एक है कॉपर। तो यहाँ पे हम रिएक्टिविटी से देख सकते हैं कि जो कॉपर का पोजीशन क्या है, बहुत नीचे है कंपेयर टू आपका कौन सा, जिंक। मतलब हम बोलेंगे जिंक और कॉपर में से जो जिंक है वो क्या है, आपका एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट आ जाता है। जिंक आपका एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट में वहां पे चला जाएगा, ठीक है। और जो कॉपर होता है वो वहां पे क्या आ जाता है, आपका एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट। और आपका डेफिनेशन क्या बता रहा है, रिएक्शन क्या बता रहा है कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट मतलब जो ताकतवर होगा वो क्या करेगा, जो उससे कम ताकतवर होता है उसका पोजीशन को चेंज कर देता है। आम सी बात है। तो वैसे हम लिखेंगे कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट बेसिकली डिस्प्लेस और चेंज द पोजीशन ऑफ द लेस रिएक्टिव वन। मतलब आपको यह पता चल रहा होगा कि जो जगह पहले कॉपर ने लेके रखा था, अभी क्योंकि वहां पे आयरन आ गया है, तो आयरन क्या करेगा, या जैसे कि आयरन वहां पे आके चेंज किया था, वैसे ही देखेंगे कि जो कॉपर ने जो जगह रख के रखा था, अभी जब वहां पे जिंक आ गया, बिकॉज वो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा पावरफुल है, तो वो क्या करेगा, उसके साथ अपना पोजीशन अभी चेंज कर देगा। तो यहाँ पे अभी क्या होगा कि जो कॉपर जो यहाँ पे कंपाउंड बन के रेडी बैठा था, जब वो जिंक के साथ यहाँ पे रिएक्शन कर देता है, तो क्या है, जिंक बीइंग मोस्ट पावरफुल, अभी क्या देखेंगे कि जिंक का पोजीशन अभी कहाँ पे आ जाएगा, कॉपर की जगह पे, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिंक SO4। मतलब बोल सकते हैं कि जिंक सल्फेट, कॉपर का पोजीशन यहाँ पे चेंज हुआ, ठीक है। कॉपर का पोजीशन यहाँ पे चेंज होके आपका क्या बन गया, यहाँ पे जिंक सल्फेट, और आपका क्या निकलेगा यहाँ पे, कॉपर। दैट मीन्स कि जिंक being more reactive changes the position of copper for the formation of a compound called as zinc sulfate, और आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पे कॉपर रेडी हो जाएगा। वैसे ही जैसे कि हमने पढ़ा कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करेगा, अपना लेस रिएक्टिव एलिमेंट कन्वर्ट होगा। जैसे कि हमने क्या पढ़ा कि जिंक being more reactive changes the position of कॉपर, मतलब एक दूसरे के अंदर अपना पोजीशन चेंज करके वहां पे उसने क्या किया, अपना केमिकल रिएक्टिविटी शो किया। उसी हिसाब से हम बोल सकते हैं, और एक रिएक्शन हम देखेंगे कि जिंक बिकॉज मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस द कॉपर, दैट मीन्स चेंजेस द पोजीशन ऑफ द कॉपर, जो आप किसके अकॉर्डिंग आएगा, आपके रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। तो उसको ही समझने के लिए हम क्या करेंगे, अभी और एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि कैसे ये पॉसिबल होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे लीड अगर है, तो अभी आप नेक्स्ट वाला आप यहाँ से देख के मुझे बता सकते हैं कि कैसे कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा। तो हम नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखेंगे जो लीड है, लीड का पोजीशन आपको दिख रहा है कहाँ पे है, इधर है आपका लीड, ओके। और वो लीड क्या करेगा, जब किसके साथ रिएक्शन करेगा, आपके कॉपर क्लोराइड के साथ। तो लीड का पोजीशन इधर है और कॉपर का पोजीशन क्या है, बिल्कुल उसके नीचे है। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये दोनों अगर दो ऐसे एलिमेंट अगर आ जाते हैं, दो मेटल अगर आ जाते हैं, तो वहां पे कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है। जैसे कि आपका रिएक्शन यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे तो जो लीड मेटल है वो क्या करे, किसके साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पे कॉपर क्लोराइड। और यहाँ पे हमने मेटालिक सीरीज में ऑलरेडी पोजीशन दे दिया है। तो आप मुझे सब बता सकते हैं, क्योंकि जो पावरफुल होगा वो दूसरे जो कम पावरफुल होते हैं, जो कम ताकतवर होते हैं, उसको चेंजेस करेगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, लीड बीइंग मोर पावरफुल, तो बोल सकते हैं हम यहाँ पे कि लीड इज बीइंग मोर पावरफुल चेंजेस द पोजीशन ऑफ द कॉपर। तो यहाँ पे लीड क्या करेगा, अपने जगह को वहां पे चेंज करके वो क्या करेगा, अभी कि लीड का अपना पोजीशन यहाँ पे चेंज होके वो क्या इधर इधर क्या कर रहा है, अभी इसके साथ कॉपर के साथ यहाँ पे रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो गया कि जो लीड है यहाँ पे उसके साथ मिलके कॉपर के साथ यहाँ पे अपना पोजीशन को वो चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लीड जो हमारा रिएक्शन कर रहा है कॉपर क्लोराइड के साथ, वहाँ पे रिएक्शन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, और अपना पोजीशन चेंज करके लीड कॉपर के साथ अपना पोजीशन को यहाँ पे चेंज करा के, लीड अपना पोजीशन यहाँ पे कॉपर के साथ चेंज करके आपका क्या बन गया, यहाँ पे अभी आपका कंपाउंड बनेगा यहाँ पे लीड क्लोराइड, बिकॉज लीड कॉपर के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे
कॉपर यहाँ पे मिलके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे जिंक ने कॉपर को यहाँ पे डिस्प्लेस किया था, उसी हिसाब से क्या हुआ कि यहाँ पे लीड ने भी क्या किया, इधर कॉपर को भी डिस्प्लेस करके एक न्यू डिफरेंट कंपाउंड यहाँ पे वो फॉर्मेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं डेफिनेशन आपका क्या आ जाएगा कि द लीड का पोजीशन कॉपर के साथ एक्सचेंज हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जो आपको बताएगा कि दो ऐसे अलग अलग एलिमेंट अगर होते हैं तो कौन सा एलिमेंट किसको वहां पे डिस्प्लेस करके उसका पोजीशन चेंज करके वहां पे न्यू कंपाउंड वहां पे फॉर्मेशन कर सकता है। तो आपके स्टेटमेंट क्या आ सकता है, लिखेंगे कि हियर लीड डिस्प्लेसेस कॉपर बिकॉज लीड बीइंग मोर रिएक्टिव चेंजेस द पोजीशन ऑफ कॉपर, जो आपका किसका एग्जांपल में आ जाता है, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी हम देखेंगे जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ा कि जैसे कि एक का पोजीशन वहां पे चेंज हो रहा है, उसी हिसाब से अगर देखेंगे कि मानिए अगर बहुत सारे केमिकल कंपाउंड अगर एट ए टाइम वहां पे आते हैं, जैसे माने कि हमारे पास 2-3 अलग-अलग प्रकार के सॉल्यूशन अगर हमें ऐड करने पड़ते हैं केमिकल एक्टिविटी में, तो वहाँ पे बोलेंगे यहाँ से अगर एक एलिमेंट आता है और दूसरा कोई कंपाउंड आएगा, तो वहाँ पे एक पोजीशन चेंज करके वो एक न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकता है। बट अभी सवाल ये आएगा अगर मानिए कि एक साथ 2-2, 3-3 प्रकार के तो सॉल्यूशन आ गए, तो वहाँ पे भी क्या आपका डिस्प्लेसमेंट सीरीज यहाँ पे काम करेगा? तो उसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि आपके पास कितने भी मेटल्स हो, कितने भी यहाँ पे कंपाउंड रिएक्शन होंगे, हमेशा रिएक्टिविटी जिसके अगर हम बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट अपना पोजीशन चेंज कर सकता है और कौन सा ऐसा न्यू कंपाउंड वहां पे फॉर्मेशन होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सा, कि जो नेक्स्ट रिएक्शन जिसको हम बोलेंगे आपका क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी देखिए इससे पहले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब एक एलिमेंट जो होता है अपना पोजीशन चेंज कर रहा था, बट आपको आज नाम से पता चल रहा होगा डबल डिस्प्लेस मतलब यहाँ पे एक ही वक्त में दो दो जो एलिमेंट होते हैं वो क्या करेंगे, अपना पोजीशन चेंज करेंगे ताकि वो क्या कर सकते हैं, न्यू टाइप ऑफ कंपाउंड वहां पे फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसका फॉर्मेट क्या होगा। जैसे कि हमने पढ़ा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होगा, दो दो अलग अलग कंपाउंड के बीच में होता है। तो मानिए लेते हैं कि जो पहला हमारे पास कंपाउंड क्या है, ए बी है, जो किसके साथ कंबाइन करेगा अभी, सी डी के साथ। तो आप देख सकते हैं जो ए बी एंड सी डी यहाँ पे लिखा है, हमने क्या किया वहां पे पहले से चार्ज बना दिए हैं। अभी क्वेश्चन में चार्ज का मतलब क्या है, तो आपको पता होगा कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं जब वो क्या करते हैं, जब वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, हमने ये 9th क्लास में पढ़ा था कि कभी भी एलिमेंट या कंपाउंड कोई भी केमिकल रिएक्शन में जब पार्ट लेते हैं वो क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। बिकॉज हर एक एलिमेंट का कंपाउंड का बेसिक क्या होता है, एक एटॉम। और हमें पता है कि एटॉम के अंदर क्या होता है, 3 डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो क्या क्या है आपके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमने तो पढ़ा है न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है तो वो कभी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कर नहीं सकता। बट आपके जो दो अलग अलग एलिमेंट जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो क्या है आपके, एक होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वो क्या करेंगे रिएक्शंस के आगे कैसे वो पार्टिसिपेट करके दो अलग अलग चार्ज में फॉर्मेशन करते हैं जिनको हम बोलते हैं आयन। एंड आयन्स आर इसेंशियल फॉर द केमिकल रिएक्शन, क्योंकि अगर आयन फॉर्मेशन नहीं होगा तो कभी भी आपका केमिकल रिएक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा, अगर दो इससे अलग अलग कंपाउंड अगर रिएक्शन करते हैं, आपको क्या याद रखना है, सबसे इजी है कि पहला वाला जो होता है, पहला वाला जो एलिमेंट वो क्या करेगा, हमेशा प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और जो दूसरा वाला आपका एलिमेंट होता है वो क्या करते हैं, मोस्टली आपका नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। मतलब जैसे नॉर्मल वाला आ गया कि पहला वाला दोनों का हमेशा प्लस चार्ज फॉर्मेशन करेगा, दूसरा नेगेटिव चार्ज। और एक चीज हम आते हैं, अभी आपको ये भी चीज पता है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में हमने पढ़ा है कि जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आएंगे, दो अलग अलग चार्जेस, तो एक दूसरे को वो अट्रैक्शन करते हैं, और जहाँ पे दो सेम चार्ज आते हैं वो दूसरे क्या करते हैं, वहां पे रिपल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मानिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली वो इसके साथ कंपाउंड फॉर्म में है, तो इसके साथ तो कुछ रिएक्शन पहले से कर चुका है ना, तो हम बोल सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज
चार्ज अभी क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट के नेगेटिव चार्ज के साथ कंपाउंड होगा, और जो इसका जो पॉजिटिव होता है दूसरे एलिमेंट का, वो जो किसके साथ कंबाइन होगा, नेगेटिव के साथ। मतलब बोलेंगे कि एक दूसरे के जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेंगे, वहां पे एक्सचेंज करेंगे। इसका पॉजिटिव चार्ज आके इसके नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव चार्ज होके दूसरे एलिमेंट के नेगेटिव के साथ कंबाइन होके आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया। मतलब हम फॉर्मेट क्या किए कि ए किसके साथ कंबाइन करेगा, डी के साथ, और बी किसके साथ कंबाइन करेगा, आपके सी के साथ। तो रिएक्शन आपका क्या बन जाएगा, अभी ये देखिए ए प्लस डी माइनस बन गया, और दूसरा वाला आपका क्या आ गया, सी प्लस बी माइनस। तो जहां पे हम देखेंगे कि दो दो एलिमेंट क्या कर रहे हैं, अपने पोजीशन को चेंज करके एक न्यू टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं, जो रिएक्शन को आपको क्या बोलेंगे यहाँ पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि द रिएक्शन वेयर a precipitate is formed by exchange of ion between the reactant and the examples of double displacement reaction। मतलब जहाँ पे दो अलग अलग से कंपाउंड या एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिलते हैं और अपने आयन्स को एक्सचेंज करके, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अंदर अपने चार्ज के अंदर एक्सचेंज करके वो टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे बाय। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि जो एलिमेंट होते हैं वो अपने पोजीशन को चेंज करके एक न्यू टाइप के कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे, जो आपका डेफिनेशन बता रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइम पे क्या होगा कि मोस्टली ऐसा होता है कि कभी भी जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके कोई लेबोरेटरी में ऐसा अगर एक्टिविटी के दौरान होता है, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, हमेशा एक इनसोल्युबल सब्सटेंस फॉर्मेशन करता है, जिसके लिए हम टर्म यूज कर क्या बोलते हैं हम, प्रेसिपिटेट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन इनसोल्युबल सब्सटेंस फॉर्म नोन एज द प्रेसिपिटेट। जिसकी एग्जांपल आपको दिख रहा है कि जैसे कि मानिए पानी के अंदर हमने डाई डाला, कुछ कलर डालते हैं, तो मानिए कलर अगर है पानी के अंदर अच्छी तरह से डिजोल्व नहीं हुआ, पानी में अच्छी तरह से नहीं मिला, तो वो क्या हो जाता है, नीचे जाके जैसे कि थिक सॉलिड लेयर जैसे ये बन के वहां पे रह जाएगा, और वही जो थिक सॉलिड लेयर वहां पे नीचे रह जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और अगर आप हायर क्लास में जाएंगे तो वही प्रेसिपिटेट के कलर से भी क्या करते हैं, आपको उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि दो तीन एग्जांपल हम लेते हैं। अगर मानिए आपका प्रेसिपिटेट अगर वहां पे ब्लू कलर का होता है, तो हम बोलते हैं वहां पे कौन सा मेटल होगा, कॉपर होगा। अगर मानिए उसका प्रेसिपिटेट कलर आपका ग्रीन कलर का हो जाता है, तो हम बोलते हैं वो कौन सा मेटल होगा, आपका फेरस। बट कहीं पे अगर देखते हैं वही प्रेसिपिटेट का कलर आपका अगर ब्राउन अगर हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको फेरिक। दैट मीन्स ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं, मतलब जो केमिकल रिएक्शन के टाइम फॉर्मेशन होते हैं, वो एक बहुत अच्छा सोर्स होता है आपको आइडेंटिफाई करने का कि वो कौन सा मेटल है या फिर कौन सा एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है, जिसके वजह से वहाँ पे वो कलर, प्रेसिपिटेट का कलर वहाँ पे बदल रहा होता है। तो चलिए देखते हैं आगे कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन वहाँ पे कैसे होते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रिएक्शन में ऐसा प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है वो होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ही, बट क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है एक सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस, तो वो रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी उसको बोल सकते हैं। इसकी डेफिनेशन आपका बता रहा है, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट, जो एक प्रेसिपिटेट को फॉर्मेशन करेगा तो उसको हम बोलते हैं आपका क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अभी देखिए उसके एग्जांपल्स हम करेंगे। तो मानिए उसको समझाने के लिए हम एक पहले एक्टिविटी करके समझते हैं, जहाँ पे हम क्या क्या सब्सटेंस लेंगे। एक है आपका कौन सा, बेरियम क्लोराइड, और एक क्या कौन से लेंगे हम, आपका सोडियम सल्फेट। तो ये दोनों कंपाउंड जब दूसरे के साथ मिलेंगे तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होते हैं अभी चलिए देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे दो हमने टेस्ट ट्यूब लिया है, और दो टेस्ट ट्यूब में से हमने क्या किया है कि दो टेस्ट ट्यूब जो हमने लिए हैं, जो हमने यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा है, उसमें से क्या है, ये जो आपका इस तरफ का टेस्ट ट्यूब है वहां पे हमने क्या लिखा है कि कंटेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे मुझे क्या रखा है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं। और जो दूसरा मेरे पास है वो दूसरा प्रिपेयर में क्या है, हमने बेरियम क्लोराइड, जैसे कि हमने रिएक्टेंट यहाँ पे लिखा था कि क्या है कि जो रिएक्शन है वहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब है, और दो टेस्ट ट्यूब में से हमने क्या किया है, एक में हमारे पास रेडी है सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन और दूसरे में क्या है आपका बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो अभी हम क्या किए, ये जो सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड के अंदर यहाँ पे डाल दिया।
तो अब देखेंगे यहाँ पे जब डाल दिया हमने तो आप देख सकते हैं पहला जो दोनों ट्यूब वहाँ पे कलरलेस था, लेकिन जब ये मैंने सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को यहाँ पे बेरियम क्लोराइड के अंदर डाला तो आप देख सकते हैं नीचे वाले हिस्से में क्या होगा, एक देख सकते हैं डार्क व्हाइट कलर का, जैसे थिक व्हाइट कलर का यहाँ पे क्या हो गया, एक लेयर यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया ना। मतलब देख सकते हैं कि कलरलेस पार्ट ऊपर रह गया बट एक सॉलिड इंसोल्युबल सब्सटेंस, कोई चीज जम रहा होता है वैसे ही व्हाइट कलर का चीजें क्या होगी वहां पे नीचे आपके जम गए, जिसको ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पे आपका प्रेसिपिटेट। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हर बार केमिकल रिएक्शन में एक इंसोल्युबल सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है, वैसे ही क्या हुआ जब हमने सॉल्यूशन को यहाँ पे बेरियम क्लोराइड में डाला तो वहां पे भी एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ जो टेस्ट ट्यूब के नीचे वाले पार्ट में यहाँ पे जम गया। तो उसका भी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे कि हमने क्या किया रिएक्शन कि सोडियम सल्फेट जो हमारे दूसरे टेस्ट ट्यूब में था जिसको हमने क्या किया यहाँ पे बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर जब हमने डाल दिया, तो जैसे कि हमें पता है कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर लिखते हैं उसको हमेशा पहले उसके आयन से हम डिनोट करेंगे। और हमने क्या पढ़ा है कि हर बार जो पहला वाला एलिमेंट होता है वहां पे क्या करेंगे हमेशा हम उसको प्लस साइन देते हैं, और जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है उसको क्या करेंगे हमेशा उसको माइनस साइन में इंडिकेट करेंगे। और हम यहाँ से कौन सा रूल अप्लाई किए हैं कि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी तरफ आएगा दूसरे एलिमेंट के नेगेटिव की तरफ, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो दूसरे के नेगेटिव की तरफ, मतलब अपने अंदर वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक्सचेंज होंगे, एक दूसरे के अंदर वो चेंज करेंगे, जिसकी वजह से आपका कंपाउंड क्या रेडी हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं सोडियम यहाँ पे क्लोरीन के पास आ गया तो आपका कंपाउंड रेडी होकर क्या बन जाएगा, यहाँ पे पहला वाला बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, और उसके साथ क्योंकि बेरियम जाके सल्फेट के साथ अटैच हो गया तो आपका यहाँ पे कंपाउंड क्या रेडी हो गया इधर बेरियम सल्फेट। तो देखिए आपका रिएक्शन क्या बनेगा, अभी बेरियम सल्फेट बन गया, बेरियम सल्फेट के साथ हम कंबाइन होके और जो सोडियम था यहाँ पे मिलके क्या बन गया आपका सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अभी देखते हैं ये जो केमिकल रिएक्शन ये बैलेंस है, अगर बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस कैसे हम कर सकते हैं। तो जिसके आपका सॉल्यूशन कंपाउंड हमने क्या लिखा था कि था आपका Na2SO4 किसके साथ रिएक्शन कर रहा है वो आपका बेरियम क्लोराइड के साथ BaCl2, और हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया है, मतलब पहले वाले में पॉजिटिव दूसरे वाले में नेगेटिव, वैसे जब उसके बाद वाले कंपाउंड में आएंगे तो वहां पे भी पहले वाले में पॉजिटिव दूसरे वाले में नेगेटिव, और ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होते हैं तो ये Na अभी आएगा किसके पास क्लोरीन के पास, और ये बेरियम किसके पास जाएगा आपके अभी सल्फेट के पास। तो आपका कंपाउंड क्या रेडी हो गया, यहाँ पे एक आ गया आपका NaCl और दूसरा आपका क्या आ गया यहाँ पे बेरियम सल्फेट। तो अभी जो ये आपका इक्वेशन यहाँ पे रेडी हो गया, अभी देखिए इसको बैलेंसिंग कैसे करेंगे या फिर रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। जैसे कि हम टेबल जैसे कि बनाते हैं, अभी हम पहले टेबल बना के देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कितने नंबर्स के एटम प्रेजेंट है और उसमें क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। तो ये जो आपका केमिकल रिएक्शन है यहाँ पे, ये जो आपका केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे तो ये केमिकल रिएक्शन में हम क्या देखेंगे, आपके जनरली 4 एलिमेंट प्रेजेंट है। पहला आपका एलिमेंट क्या है यहाँ पे सोडियम, दूसरा वाला यहाँ पे हम एलिमेंट क्या देखेंगे आपका सल्फर, तीसरा वाला भी एलिमेंट क्या है आपका कौन सा ऑक्सीजन, और उसके साथ चौथा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बेरियम, और वो सबके साथ साथ लास्ट में भी आपके पास एक एलिमेंट कौन सा रहता है क्लोरीन। मैं बार बार बता रही हूँ आपको, अगर सल्फेट आ जाता है SO4 आ जाएगा तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इन दोनों को मिला के ले लेते हैं। सल्फेट एक रेडिकल है, मतलब यहाँ पे दो एलिमेंट मिलके कंबाइन होकर एक रेडिकल फॉर्मेशन किए हैं, बट जब वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो हमेशा सेपरेट होकर वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, तो वहाँ पर आपको सल्फर को भी अलग लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन को अलग लेना पड़ेगा। इसलिए आपका क्या हो गया, ये सब दोनों हिस्सों से 5 एलिमेंट मिले, पहले आपका सोडियम, सेकेंड सल्फर, थर्ड आता है ऑक्सीजन, फोर्थ आता है बेरियम एंड लास्ट वाला क्या आएगा आपका क्लोरीन। तो उसको देखेंगे आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट साइड पे वो कितना है, और वो प्रोडक्ट साइड पे राइट हैंड साइड पे वहां पे आपका कितना आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ एटम पहले काउंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये सोडियम है, ये रिएक्टेंट साइड पे कितने नंबर का है, यहाँ पे 2 नंबर का है,
उसी तरह से सल्फर कितने नंबर का है यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन कितना है आपका यहाँ पे 4 है, बेरियम कितना है यहाँ पे 1 है और क्लोरीन कितना है यहाँ पे आपका 2 है। जो हमने क्या किया कि रिएक्टेंट साइड के जितने भी एटम को हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी जब हम प्रोडक्ट की तरफ आएंगे, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट की तरफ सोडियम कितना है आपका 1 ही नंबर का है, सल्फर कितना है आपका वो भी 1 ही नंबर का है। ऑक्सीजन की तरफ आएंगे तो ऑक्सीजन कितने नंबर का है यहाँ पे 4 नंबर। जब हम बेरियम के पास आते हैं तो बेरियम कितने नंबर का है आपका 1 और जब क्लोरीन के पास आएंगे क्लोरीन भी इधर कितना है आपका 1। तो आप देख सकते हैं इसमें से ये तीनों जो एलिमेंट है लाइक सल्फर, ऑक्सीजन और बेरियम जो है ये पहले से ही बैलेंस फॉर्म है, मतलब इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। बस चेंजेस कहाँ पे है आपके सोडियम और क्लोरीन के नंबर पे, मतलब रिएक्टेंट की तरफ सोडियम और क्लोरीन दोनों 2-2 नंबर के हैं, तो प्रोडक्ट की तरफ सोडियम और क्लोरीन दोनों कितने नंबर के हैं 1 नंबर के हैं। तो मानिए इसमें से हम किसी को भी चेंज करते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे सोडियम 2 है, मुझे इस तरफ सोडियम को 2 करना पड़ेगा, तो मुझे पता है कि 1 के साथ मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे यहाँ पे क्या मिल सकता है 2 सोडियम मिल सकता है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे सोडियम के नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने स्टार्टिंग में भी क्या मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे अभी 2। तो स्टार्टिंग में 2 मल्टीप्लाई करने की वजह से वहां पे सोडियम तो 2 हो गया, उसके साथ साथ क्या हो गया आपका क्लोरीन भी अभी 2 में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए आपका इक्वेशन में बैलेंस है कि अभी 2 सोडियम इधर है, इधर भी 2 सोडियम, सल्फेट 1 इधर भी सल्फेट आपका 1, ऑक्सीजन 4 है, इधर भी आपका ऑक्सीजन 4 ही है, और बेरियम 1 है, इधर भी बेरियम 1, और इधर आपका क्लोरीन 2 है, इधर भी आपका क्लोरीन 2 ही है। तो ये आपका बड़ा सा इक्वेशन हो सकता है, और बैलेंसिंग सेम मेथड में करेंगे तो आपको इजी तरीके से यहाँ पे उसका रिजल्ट क्या आता है पता चल जाएगा। जैसे कि हमने इक्वेशन अभी उसको बैलेंस कर दिया, अभी हम देखेंगे जो ये आपका प्रोडक्ट रेडी है कि सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ मिला, आपको क्या मिला यहाँ पे बेरियम सल्फेट और उसके साथ क्या मिला सोडियम क्लोराइड, जिसको हमने बैलेंस कर दिया है कि बैलेंस में क्या बनेगा कि 2 सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बन जाएगा और बाकी आपका इक्वेशन वैसे ही रेडी हो जाता है। तो जैसे कि हमने ये एक रिएक्शन पढ़ा कि कैसे वहाँ पे जो सॉल्यूशन पॉसिबल हुआ और जो व्हाइट पीपीटी बना वो किसकी वजह से बना यहाँ पे बेरियम सल्फेट की वजह से। तो इससे क्या पता चल गया कि कोई भी अगर 2-2 अलग कंपाउंड मिलते हैं तो हमेशा क्या करेंगे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन करेंगे एंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, जो आपका एक कैरेक्टरिस्टिक किसका होता है हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो वैसे हम देखेंगे जो आपका दूसरा वाला एक्टिविटी हम देख सकते हैं कि कैसे वहां पे पॉसिबल हो रहा है। तो दूसरा वाला एलिमेंट के लिए हम लेते हैं कि इसको बेरियम सल्फाइड को BaS जिसका सिंबल होता है, और वो BaS जब किसके साथ कंबाइन होगा ZnSO4 के साथ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखिए पहले से चार्ज हम मेंशन किया गया है, पहले वाले में पॉजिटिव दूसरे वाले में नेगेटिव आपका, फिर यहाँ पे इसके भी पहले वाले में पॉजिटिव दूसरे वाले में नेगेटिव। तो हमें पता है कि ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज माइग्रेट टुवर्ड्स ईच अदर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव की तरफ आया और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव की तरफ गया। तो आपका कंपाउंड क्या रेडी हो जाएगा अभी, क्योंकि BaSO4 के साथ कंबाइन हो रहा है तो आपका पहला प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे BaSO4, और जो जिंक है क्योंकि वो सल्फर के साथ कंबाइन हो रहा है तो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे जिंक सल्फाइड। तो आप देखेंगे ये आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया। बट आप देख सकते हैं ये केमिकल रिएक्शन में हमने स्पेसिफिकली यहाँ पे एक एरो मार्क का इस्तेमाल किया। तो आपने अभी तक ये अपवर्ड एरो का मतलब हमने पढ़ा था कि वो क्या है, कहीं पे अगर गैस निकलता है तो हमें क्या करते हैं वहां पे अपवर्ड एरो का यूज करते हैं। तो ये डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या है, तो डाउनवर्ड एरो का मतलब है कभी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम पे अगर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, जैसे कि मानिए यहाँ पे आपके बेरियम सल्फेट के नीचे क्या लिखा है व्हाइट पीपीटी मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेट लिखा होता है, तो वही व्हाइट प्रेसिपिटेट जो होता है वो कहाँ रहेगा हमेशा टेस्ट ट्यूब के लोअर पार्ट में वो जम के रह जाता है जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और क्योंकि वो प्रेसिपिटेट है वो नीचे जम के रह जाता है, उसको डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं केमिकल रिएक्शन में से डाउनवर्ड एरो का इस्तेमाल करते हैं। जो आपका यहाँ पे इक्वेशन में क्या आएगा अभी कि जब बेरियम सल्फाइड जिंक सल्फेट के साथ मिला इट टेक पार्ट इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे आपका प्रेसिपिटेट बन गया बेरियम सल्फाइड जो एक व्हाइट कलर का था, उसके साथ आपका क्या मिला यहाँ पे जिंक सल्फेट। और उसी तरीके से हम और एक एग्जाम्पल अगर देखेंगे कि मानिए कॉपर क्लोराइड जो एक एक्वस सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का, जब वो क्या करेगा यहाँ पे हम देखेंगे कि पोटेशियम आयोडाइड Ki उसके साथ रिएक्शन करेगा, सेम ऑपोजिट चार्जेस ऐड
अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो कॉपर जो खुद पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है वो वहाँ पे नेगेटिवली चार्ज आयोडीन के साथ कंबाइन होगा, और यहाँ पे जो पोटेशियम जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, अब वो क्या करेगा यहाँ पे कि नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे तुम आपका जो क्लोरीन है उसके साथ अभी यहाँ पे वो कंबाइन हो गया। तो कॉपर कंबाइन होगा आयोडीन के साथ और पोटेशियम कंबाइन किसके साथ होगा, आपके क्लोरीन के साथ। तो जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट क्या रेडी हो गया, कॉपर कंबाइंस विद आयोडीन टू फॉर्म क्यूप्रिक आयोडाइड, जो आपका एक ब्राउन कलर का पीपीटी बन गया, जिसको हम देखेंगे तो डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। और बाद में जो पोटेशियम है वो बाद में क्या हो गया, आपके क्लोरीन के साथ रिएक्शन होकर आपका क्या बन गया वहां पे, पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देख सकते दोनों जगह पे दो ऐसे डाउनवर्ड एरो दिए गए हैं, मतलब दोनों जगह पे आपको क्या है, अलग अलग कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होते हैं। और प्रेसिपिटेट के कलर आपको याद रखने पड़ेंगे, जो आपके ऑब्जर्वेशन में भी क्वेश्चन आता है। किसी क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन ए बेरियम सल्फाइड सॉल्यूशन एडेड विद जिंक सल्फेट। तो आपको लिखना पड़ेगा कि whenever a barium sulfide solution react with zinc sulfate that will form a white precipitate of barium sulfate and zinc sulfide। और उसी तरह से दूसरा वाला रिएक्शन जो आपका आएगा कि जब लिखेंगे when copper chloride aqueous solution of copper chloride react with potassium iodide, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, it will form a brown precipitate of cupric iodide and potassium chloride। तो ये जो हमने जो रिएक्शन पढ़ा कि जहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है और डाउनवर्ड एरो जो आपका प्रेसिपिटेट बता रहा है, जिसका डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो इक्वेशन यहाँ पे बन रहे हैं जो प्रेसिपिटेट होते हैं, जैसे कि हमने पहले से क्या पढ़ा है कि दे ऑलवेज सिंबलाइज बाय एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड। मतलब हमेशा कहीं पे अगर एरो ऐसा आ गया तो वो एरो क्या बता रहा है कि हाँ ये चीज यहाँ पे नीचे प्रेसिपिटेट नीचे जम रहा है बोल के आपको यहाँ पे पता चलेगा। और ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो आपके डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ वो आपके प्रेसिपिटेशन रिएक्शन